नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है वर्मा फार्मेसी स्टोर। तो चलिए बनिए इस किस्से का हिस्सा। बहुत से लोगों को इस बार यह शिकायत है कि हिल स्टेशंस पर स्नोफॉल बढ़िया नहीं हुआ। खासतौर पर हम जैसे लोग जिनका ताल्लुक शिमला से है, यह शिकायत कुछ ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, शिमला को इस बार स्नोफॉल का मजा नहीं आया। मौसम बदल रहा है, दिल्ली के लोगों को शायद यह शिकायत है कि सर्दी छोटी रह गई, और जैसा कि मैंने कहा हिल स्टेशन के लोगों को यह शिकायत है कि इस बार बर्फ का लुत्फ नहीं उठा पा रहे। लेकिन ये स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। कुछ समय ऐसा भी होता है जब लोगों को लगता है कि स्नोफॉल कुछ ज्यादा हो रहा है और धूप के दर्शन नहीं हो रहे। बात उस समय की है जब मैं शिमला में पढ़ा करता था और शिमला कॉलेज में था। बात सन 1991 की है, 1991। और यह साल वो साल है जब शिमला में स्नोफॉल ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिसंबर से जो माहौल बना वो फरवरी तक और मार्च तक जारी रहा। लेकिन जनवरी फरवरी के 2 महीनों में स्नोफॉल कुछ हद से ज्यादा हुआ। उन दिनों मैं अपने शिमला के घर में अकेला था। पूरा परिवार किसी कारण से दिल्ली में था, पर चूंकि मैं बैडमिंटन भी खेल रहा था और कुछ एक कॉम्पिटिशन्स भी थे और साथ ही पढ़ाई का भार भी था, तो मैं अकेला शिमला के घर में था। शिमला में जिस जगह मेरा घर है वो अनाडेल रोड पर है, जो कि कुल मिलाकर जंगल का इलाका है। और अगर बाकी शिमला में बर्फ पड़कर खत्म भी हो जाए, इस इलाके में बर्फ काफी समय तक रहती है। ऐसे में जब भारी स्नोफॉल हो रहा हो तो ये पूरा का पूरा इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। तो कुछ दिन तो बर्फ का पड़ना बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी स्नोफॉल के नारे भी सुनने को मिलते हैं। पर कुछ समय के बाद ऐसे लगता है कि आप अपनी जगह पर ट्रैप हो गए। और खास तौर पर अब जब आप अपने घर में हो और यारों दोस्तों से मिलने का मौका ना लग रहा हो और परिवार के लोग ना हो और आप अकेले हो, तो ऐसे में बर्फ से ज्यादा आपको अपने दोस्तों की और मस्ती की याद सताने लगती है। मैं शिमला में अपने घर में था, फरवरी का महीना था और बर्फ अपने पूरे जोर पर थी। ऐसे में डैड का फोन आया दिल्ली से और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, आपको अपने गांव जाना है और क्योंकि वहां पर हमारे घर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो घर पर कुछ पैसे पड़े हैं जिन्हें जाकर कॉन्ट्रैक्टर को देना है। मैं आपको यहां यह बता दूं कि मेरा जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन और तहसील अर्की में है, जो शिमला से अर्की तहसील कुल मिलाकर 42 किलोमीटर की दूरी पर है। आमतौर पर जब आपको 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है तो आपके पास बहुत से साधन होते हैं। आप किसी कैब या टैक्सी को ले सकते हैं, बाइक पर निकल सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं या फिर सरकारी परिवहन का फायदा उठा सकते हैं। पर इस समय स्थिति थोड़ी अलग थी। भयंकर बर्फबारी हो रही थी
और उस तरह की बर्फबारी में घर से निकलकर 42 किलोमीटर की दूरी तय कर अर्की पहुंचना जरा मुश्किल काम था। दूसरी तरफ दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना अर्की पहुंचना भी मुश्किल था, क्योंकि मेरी तरह बाकी के दोस्त भी शिमला के अलग अलग इलाकों में अपने घर में बंद थे। अगर आप गूगल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1991 में भारी हिमपात हुआ, तो आपको ये खबर भी मिलेगी कि उस दौरान शिमला लगभग बाकी हिस्सों से देश के कुछ कट सा गया था। हालांकि नेशनल हाईवे और कुछ एक स्टेट हाईवेज को दुरुस्त करने की कोशिश लगातार जारी रहती है, लेकिन अगर लगातार स्नोफॉल हो रहा हो तो ऐसे में ये काम थोड़ा धीमा हो जाता है। तो एक मन तो हुआ कि डैड को ये कह दिया जाए कि इस समय तो अर्की जा कॉन्ट्रैक्टर साहब को पैसे देना मुश्किल है। एक बात और यहां इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में पानी आ रहा हो तो आपको लगता है बाकी पड़ोसी घर में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में पानी ना आ रहा हो तो फिर आपको लगता है कि बाकी के लोगों के घरों में भी पानी क्यों आए। अर्की में बैठे कॉन्ट्रैक्टर साहब हमारी स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अर्की में स्नोफॉल नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वहां बारिश हो रही थी। ऐसे में उनके लिए यह समझना कि भारी हिमपात के चलते हम अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं थोड़ा मुश्किल था। और वो लगातार डैड को फोन करके पैसों की मांग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि चलिए कोशिश करके अर्की पहुंचा जाए। शिमला में हमारे पड़ोस में एक बंगाली परिवार रहता है और उनका जो छोटा लड़का अनूप है वो ना सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि मेरी तरह ही वो भी शरारती है। अक्सर हम लोग दोनों मिलकर बहुत से ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं जो कई बार शरारत की सीमा को भी थोड़ा लांघ जाते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्ती इतनी गहरी है कि अगर आप रात बिरात कोई कार्यक्रम बना लें तो मैं अनूप का और अनूप मेरा साथ जरूर दें। प्यार से हम सब कॉलोनी के लोग अनूप को छोटू बोलते हैं। तो किस्से को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी अनूप को यहां छोटू ही बोलूंगा। तो एक दो बार जब डैड का फोन आया तो लगा कि चलिए मौके का थोड़ा फायदा ही उठाया जाए, बर्फ में एक अलग एडवेंचर की तरफ कदम उठाया जाए। तो मैं झट से अनूप के पास पहुंचा। कुछ संयोग यह था कि अनूप के घर में भी सिर्फ अनूप, उसका बड़ा भाई और डैड ही थे। बाकी का उनका परिवार उस समय कलकत्ता गया हुआ था। और यह सामान्य सी बात है, अगर आप शिमला में रहते हैं तो आप देखेंगे कि विंटर हॉलीडेज के समय बहुत से परिवार अपने बच्चों के साथ गर्म जगहों की तरफ निकल जाते हैं। उनके लिए हॉलीडे का मतलब विंटर हॉलीडेज है। जैसा कि दिल्ली और बाकी इलाकों में आप समर हॉलीडेज पे प्लान बनाते हैं, शिमला और दूसरे पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर कार्यक्रम विंटर के समय बनते हैं। तो मैं झट से छोटू के पास गया और उसे बताया कि देखिए साहब, अर्की जाना है, 42 किलोमीटर है। गाड़ी या बस कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी ठीक से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जाना जरूरी है। छोटू को मैंने ये भी कहा कि देखिए इसी बहाने मस्ती हो जाएगी, एक नया तरीके का रोमांच है इसमें। लेकिन बड़ी संजीदगी के साथ हमने उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को यह कहा कि देखिए सब बहुत ही गंभीर मामला है और अर्की पहुंचना बहुत जरूरी है और हमें हमारा कोई साथी गाड़ी में अर्की पहुंचा देगा। हमने ये बात छुपाई कि हम अर्की जाने कैसे वाले हैं, क्योंकि हमने स्थिति की गंभीरता को बहुत ही गंभीर तरीके से बताया तो छोटू के डैड या छोटू के ब्रदर ने भी कोई एतराज नहीं जताया और हम लोगों को साथ में इधर उधर जाने का काफी अनुभव है भी। तो हमने ये प्लान बनाया कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वी विल स्टार्ट और फिर कैसे ना कैसे करके मेन रोड तक पहुंचेंगे और फिर मेन रोड पे कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। मैं आपको यहां ये बात बता दूं कि ये वो समय था जहां पर
बहुत से लोगों के पास अपने निजी वाहन नहीं हुआ करते थे। ऐसे में सरकारी बसों में एक जगह से दूसरे जाने का चलन था। हाँ, यार दोस्तों के पास बाइक स्कूटर हुआ करते थे और कई बार उनसे वो उधार पर ले भी लिया जाया करता था। लेकिन बाइक और स्कूटर भारी बर्फ में चलने की स्थिति में तो नहीं होते। तो ऐसे में हमने प्लान बनाया कि देखिए साहब, कुछ दूर तक पैदल चला जाए और फिर स्टेट हाईवे पे पहुंच कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। हाँ, न्यूज में कहा गया था कि बहुत सी सड़कें बंद हैं, पर अक्सर न्यूज में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और फिर हम लोकल लोग हैं, पूरे के पूरे इलाके को जानते हैं, बर्फ में चलने घूमने फिरने का अनुभव भी है, तो ऐसे में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो हमने तैयारी की, दस्ताने, गमबूट्स, कैप, मफलर ये सब ओढ़ा और अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़े शिमला से अर्की जाने की तरफ। अनाडेल रोड से चलकर हम लोग चौड़ा मैदान आए। चौड़ा मैदान वही इलाका है जहां फेमस सिसिल होटल है शिमला का। वहां से सड़क से होते हुए बालूगंज पहुंचे और बालूगंज से फिर टूटू की तरफ। अगर आपको रास्ते के बारे में थोड़ा बताया जाए तो शिमला से आप टूटू पहुंचते हैं, फिर छोटे मोटे कस्बे हीरानगर, ढांडा होते हुए आप एक दूसरे कस्बे में पहुंचते हैं जिसका नाम है घनाटी। घनाटी शिमला से कुल मिलाकर 20 किलोमीटर के आसपास है। घनाटी से होकर फिर आप शालाघाट पहुंचते हैं और शालाघाट से फिर 7 किलोमीटर पर अर्की है। कुल मिलाकर 40-42 किलोमीटर का रास्ता है। पहाड़ी इलाकों में अगर आपको 42 किलोमीटर किसी वाहन में भी तय करना है तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। 1991 का समय सड़कों के लिए उतना अच्छा समय नहीं था। आज आप 6 लेन 8 लेन की बात करते हैं। उस समय स्टेट हाईवेज उस कदर बेहतरीन नहीं हुआ करते थे। ऐसे में सरकारी वाहन 42 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में काफी समय लगा दिया करते थे। और आज हमारे पास इस बात का भी कोई आइडिया नहीं था कि हमें कोई वाहन मिल पाएगा या नहीं, लेकिन जोश पूरा था। दूसरी बात, जैसे ही हम टूटू की तरफ चले तो हमने देखा कि स्नोफॉल का ये आलम था कि आपको सड़क, खाई, इन सब के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा था। सब तरफ एक सफेद चादर बिछी हुई थी। हालांकि देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर हर कदम के साथ अब ये चिंता थी कि अर्की पहुंचा कैसे जाए। बहरहाल हम लोग चलते रहे। पहले 1-2 घंटे में तो क्योंकि खूब मस्ती में थे, उत्साह था, तो सब कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क पर पहुंचे। सड़क पर भी चारों तरफ बर्फ बिखरी पड़ी थी। अब लगने ये लगा था कि शायद कोई वाहन मिले ही ना। ऐसे में क्या हम 42 किलोमीटर पैदल चलकर ही पहुंचेंगे? अभी इसी सब का अंदाजा लगाया जा रहा था। थोड़ी देर और चलने के बाद अब स्थिति ये हो गई थी कि बर्फ में आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। जब फ्रेश स्नोफॉल हो रहा हो और चारों तरफ बर्फ बहुत नरम हो तो ऐसे में सड़क पर बर्फ पर चलना काफी दूभर हो जाता है। आपके पांव बर्फ के अंदर धंसने लगते हैं और आपको ना सिर्फ चलने में ज्यादा समय लगता है, एफर्ट भी डबल हो जाता है। अब धीरे धीरे हम थकने भी लगे थे, लेकिन 2 दोस्त साथ थे, बीच में मस्ती भी हो रही थी, तो लग रहा था कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। सब ऑप्टिमिज्म बहुत बड़ा सहारा है। हमको होप थी कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कब तक सड़क को बंद रखा जाएगा, सरकार कुछ तो स्टेप उठाएगी और हमें रास्ता मिल ही जाएगा। शायद इसी आशा भरी सोच का नतीजा था कि हमने देखा कि हॉर्न बजाता हुआ पीडब्ल्यूडी का एक ट्रक सड़क पर आ रहा है। अक्सर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि सड़क को साफ किया जाए, खासतौर पर उन सड़कों को जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है और स्टेट हाईवेज को क्लियर करने की जिम्मेदारी रहती है।
ये पीडब्ल्यूडी का ट्रक शायद कुछ एक वर्कर्स को लेकर जा रहा था रास्ता साफ करने के लिए, और उस समय उस तरह की स्नो क्लियरिंग मशीन्स हुआ नहीं करती थी, तो बहुत से मौकों पर मजदूर जो है बेलचा और कुल्हाड़ी ले सड़क को साफ किया करते थे। जैसे ही हमने पीडब्ल्यूडी का ट्रक देखा, हमारी आंखों में चमक आ गई। हमने हाथ दिया और यकीन मानिए अगर वो हमारे हाथ से नहीं रुकता तो शायद हम बर्फ पर लेट जाते और उसे रुकवाने को बोलते। हमारी स्थिति देखकर ड्राइवर ने ट्रक को रोका और इशारा किया कि चलिए आप भी पीछे चढ़ जाइए। पहले से वहां 8-10 मजदूर थे, हम भी उनके साथ ट्रक के पीछे जा पहुंचे। धीरे धीरे सरकता हुआ बर्फ के ऊपर आगे बढ़ता हुआ ट्रक बढ़ा चला जा रहा था। जितनी देर ट्रक चलता रहा, हमें लगा कि साहब आज भाग्य बहुत अच्छा है, हम तो देखिए अर्की के करीब होते जा रहे हैं। टूटू से निकल ढांडा, ढांडा के बाद हीरानगर और हीरानगर से कुछ आगे जाकर ट्रक रुक गया। ट्रक ड्राइवर ने हमसे कहा कि देखिए यहीं पर हम सब लोग उतरेंगे, मजदूरों को यहीं पर काम करना है। बर्फ की वजह से थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी हुआ है, रास्ता क्लियर करने की जिम्मेदारी है और यहां से रास्ता क्लियर करते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। हमें लग रहा था कि कम से कम घनाटी तक तो ये ट्रक हमें छोड़ेगा और शायद उसके बाद हमें बर्फ ना मिले, लेकिन फिर भी हमें लगा कि देखिए काफी सारा रास्ता तो ट्रक ने हमें तय करवा ही दिया है और इसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ वाहन अब मिल ही जाएगा। अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा है अभी तक तो इससे आगे भी बढ़िया होगा। हम ट्रक से उतरे। अब हम स्टेट हाईवे पे थे। काफी ज्यादा बर्फ यहां भी थी और अभी बर्फ ऊपर से पड़ भी रही थी, पर शिमला की तुलना में यहां पे बर्फ थोड़ी कम थी। सड़क के बीच में वाहनों के चलते कुछ बर्फ कम हो चुकी थी, हालांकि सड़क के दोनों ओर बर्फ अभी काफी मात्रा में थी। एक एक मोड़ गिनते हुए हम आगे बढ़े चले जा रहे थे। बहुत कम मौकों पर ऐसा होता है कि आप हाईवे पे चलते हैं। आमतौर पर या तो आप वाहन में बैठकर जाते हैं इन स्टेट हाईवेज पर, या आप सड़क के किनारे चलते हैं। आज सड़क पूरी हमारी थी। बमुश्किल हम 15 से 20 मिनट ही अभी आगे चले होंगे कि हमने देखा कि सड़क के कोने पर मारुति वैन खड़ी है। सफेद बर्फ में सफेद मारुति वैन। जी हां, 1991 का वो समय था जब मारुति और मारुति वैन काफी प्रचलन में थी। एम्बेसडर और फिएट गाड़ी के अलावा मारुति का चलन काफी ज्यादा था। मारुति वैन को देखते ही एक बार फिर हमारी आंखों में चमक आ गई। हमें लगा देखिए साहब, पीडब्ल्यूडी ट्रक के बाद अब मारुति वैन की सवारी का मजा उठाएं। जैसे ही हम मारुति वैन के पास पहुंचे तो हमने देखा कि मारुति वैन के सामने एक आदमी खड़ा है। हमें मारुति वैन को देखकर अच्छा लगा तो शायद उस व्यक्ति को हमें देखकर अच्छा लगा। जब हम उसके पास पहुंचे तो हमने देखा मारुति वैन के अंदर और सवारियां भी हैं। इससे पहले कि हम कुछ आकलन कर पाते या उस व्यक्ति से कुछ पूछ पाते, उस आदमी ने हमें देखकर कहा कि देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। हालांकि वह व्यक्ति हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मायूसी साफ झलक आ रही थी। उसने कहा, मैं काफी समय से बर्फ के चलते इस जगह पर खड़ा हूं। मारुति वैन कोई इतनी मजबूत गाड़ी नहीं है जो बर्फ को नेगोशिएट कर पाए। छोटे टायरों के साथ बर्फ पर मारुति वैन चलाना एक मुश्किल काम है, और खास तौर पर अगर आप उस इलाके से नहीं हैं। मारुति वैन का नंबर साफ बता रहा था कि वो दिल्ली की गाड़ी है। तो अब हमने उस व्यक्ति से कन्वर्सेशन शुरू की तो उसने बताया कि देखिए, मैं शिमला घूमने आया था और शिमला से हम लोग मनाली की ओर जा रहे थे। इस बीच भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हमें लगा कि अगर और इंतजार किया जाएगा तो शायद हम शिमला में ही फंस जाएं, इसलिए हम शिमला से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे।
घनाटी शालाघाट से होकर आप मनाली जाते हैं। ये मनाली के लिए भी एक स्टेट हाईवे है। और बहुत से लोगों ने शायद उस व्यक्ति को ये बताया होगा कि घनाटी और शालाघाट के बाद शायद आपको बर्फ ना मिले, और फिर जब तक आप कुल्लू नहीं पहुंचेंगे आपको रास्ते में बर्फ कहीं मिलेगी नहीं, ये निचला इलाका है। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने जोखिम उठाया और वो अपने परिवार के साथ मनाली की ओर निकल पड़ा। और इस बीच बर्फबारी ज्यादा हो गई और उनकी गाड़ी यहां फंस गई। उस व्यक्ति के साथ उनकी वाइफ और 2 लड़कियां थी। लगभग हमारी उम्र की ही लड़कियां रही होंगी। तो कुल मिलाकर हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 डॉटर्स उस मारुति वैन में थी। अब अगर आप एक अनजान जगह पर खराब मौसम में अपने परिवार के साथ, जिसमें केवल 2 लड़कियां और आपकी वाइफ हो, तो किसी का भी घबराना समझा जा सकता है। ये सामान्य बात है। और बहुत से मौकों पर अगर आप ऐसी स्थिति में 2 लड़कों को मिलते हैं तो शायद आपके मन में थोड़ी सी घबराहट ये भी रहती है कि किस तरह के लोग होंगे। लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिलाया और हमने उन्हें कहा कि देखिए, हम कोशिश करके आपको इस स्थिति से निकालते हैं। अगर हम लोग घनाटी या घनाटी से आगे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद शायद आपको बर्फ ना मिले। ऐसे में आपके लिए भी स्थिति सामान्य हो जाएगी और इस बीच आपके चलते हम लोग भी घनाटी पहुंच जाएंगे। मैंने नई नई ड्राइविंग सीख ली थी और चूंकि अगर आप शिमला में रहते हैं और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको अनुमान रहता है कि बर्फ में ड्राइविंग कैसे की जाए। बहरहाल कभी धक्का लगा, कभी गाड़ी में बैठ, कभी ड्राइव कर, कभी गाड़ी को फिसलने से बचा, हम धीरे धीरे आगे चलने लगे। थोड़ी देर में हमसे मिलकर, हमसे बात कर और हमारे पूरे के पूरे परिश्रम को देखकर उस व्यक्ति को भी ये लगा कि ये भले लोग हैं और वो बार बार हमें ये कहने लगा कि देखिए, शायद भगवान ने आप दोनों को हमारी मदद के लिए भेज दिया। मन ही मन हम ये सोच रहे थे कि आपको लग रहा है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, बल्कि आपके चलते हमारी मदद भी हो रही है। धीरे धीरे जब स्थितियां सामान्य हुई तो व्यक्ति ने हमसे बात करना शुरू किया। उसने हमें बताया कि वो दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में एक स्थान है पीतमपुरा, जहां पे वर्मा केमिस्ट करके उसकी एक शॉप है। फिर शायद उसने हमें सरसरी तौर पर ब्लॉक या किस जगह वो उसकी दुकान है उसके बारे में भी बताया। हालांकि मैं दिल्ली में पढ़ चुका था और उसके बाद अभी शिमला में था, पर दिल्ली को पूरी तरह से जान नहीं पाया था अभी तक। तो पीतमपुरा की तरह ही लगा, उससे किसी भी तरह का कोई मेल मिलाप हो ऐसा नहीं लगा। तो मुझे लगा ठीक है, दिल्ली में एक कॉलोनी, एक इलाके की बात आई गई हो गई। फिर ढेर सारी दूसरी बातें भी हुई। हमने भी उन्हें बताया कि हम शिमला में क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, और फिर उनको हमने कुल्लू और मनाली के बारे में कुछ हिदायतें भी दी। ये भी बताया कि अगर आप बर्फ में हैं तो मारुति ओमनी लेकर या मारुति वैन लेकर आप जगह जगह ना घूमें। कुछ हम सबका भाग्य अच्छा था। बातचीत करते करते अब हम लोग घनाटी पहुंच गए। घनाटी से थोड़ा आगे निकलने पर हमने पाया कि अब सड़क के चारों ओर और सड़क पर बर्फ नहीं है। बर्फबारी भी अब हल्की हल्की बारिश में बदल चुकी थी। ऐसे में हमने उन्हें घनाटी बाजार में गाड़ी रोकने के लिए कहा और हमें लगा कि अब उन्हें जाने देते हैं और हम अब कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़कर आगे जा सकते हैं। यहां से रास्ता खुला ही होगा। बहुत से मौकों पर जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको सामान्य लगता है, पर उस व्यक्ति ने जिस तरीके से हमें थैंक यू बोला और कहा कि आप लोग मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं, तो हमें काफ़ी अजीब सा भी लग रहा था। हमें लग रहा था हमने इतना बड़ा तो कोई काम किया ही नहीं, पर फिर भी एक अच्छा कम्युनिकेशन हुआ हम सब लोगों के बीच और हमसे विदा ले वो आगे निकल गए, ये कहते हुए कि आप दिल्ली में हो तो मिलने ज़रूर आना। उनसे विदा ले अब हम घनाटी बाजार में खड़े थे। हमें लगा कि थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया जाए।
और हम लोग अपनी उपलब्धि पर काफ़ी खुश थे कि पहले पीडब्ल्यूडी का ट्रक और अब ओमनी वैन और साथ में लोगों को बचाने का श्रेय, तो कुल मिलाकर अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद घनाटी में एक बस भी आ गई और बस पकड़कर हम अर्की की तरफ भी चल पड़े। अर्की पहुंच कॉन्ट्रैक्टर साहब से मिल कॉन्ट्रैक्टर साहब का काम निपटाया और अब हम अर्की अपने घर में थे। हम ये कोशिश कर रहे थे कि अगले दिन वापस फिर शिमला की ओर चला जाए और लग रहा था कि जैसे कि हम आए हैं वैसे ही वापस भी जा सकते हैं। बहरहाल ये भी लग रहा था कि एक आध दिन यहाँ वेट किया जाए और फिर जब रास्ता एकदम क्लियर होने की खबर आ जाए तो फिर शिमला की ओर कूच किया जाए। ये वो दौर भी था जब मोबाइल फोन या गूगल आपका साथी नहीं था। ऐसे में ज्यादातर खबरें आपको रेडियो, टेलीविजन या अखबारों से ही मिला करती थी। तो हमने अर्की पहुंच अपने घर में रेडियो ऑन किया और रेडियो पर समाचार सुनने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि बहुत से रास्तों को पीडब्ल्यूडी के लोगों ने साफ कर दिया है। तो ऐसे में हमें लगा कि नेक्स्ट डे आराम से उठकर शिमला की ओर वापस जाया जाए। इससे पहले कि हम खबरों को बंद करते, रेडियो पर एक खबर और थी और वो खबर ये थी कि घनाटी से कुछ पहले बर्फ के चलते एक मारुति वैन का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोग थे। जैसे ही हमने खबर सुनी हमें एक धक्का सा लगा। अचानक हमें वो पूरी बात याद आ गई कि घनाटी से ठीक पहले हमें एक मारुति वैन मिली और उस मारुति वैन में भी अगर याद किया जाए तो 4 ही लोग थे। हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हमने तो उन्हें घनाटी पर लाकर छोड़ा, तो ऐसे में अगर एक्सीडेंट में मारुति वैन और उसमें 4 लोग शामिल जो थे वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं तो ये कैसे संभव है। पहाड़ों में भूत प्रेत की बातों का प्रचलन भी काफी है। बहुत से मौकों पर बहुत से लोगों को बहुत तरह की चीजें भी दिखाई देती हैं। तो क्या हमें जो 4 लोग मिले वो हमको मिलने से पहले गुजर चुके थे और शायद हमसे मदद मांगना उनकी व्यथा थी, या न्यूज में जिन 4 लोगों का जिक्र है वो एक कोइंसिडेंस है कि वो भी एक मारुति वैन है और उसमें भी 4 लोग हैं। न्यूज आइटम में गाड़ी का दिल्ली का होने का जिक्र भी था। ऐसे में बहुत से खाने अपनी जगह पर फिट हो रहे थे। अब मैं और छोटू इस पूरी घटनाक्रम को याद कर कुछ घबरा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ। क्या सच में किसी व्यक्ति ने हमसे हेल्प ली या हमने उनकी हेल्प की, या ये सब कुछ छलावा था। हमें अब सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा कि छोड़िए, अब हमने अपना कर्म किया, हमने उनकी हेल्प की। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जब उन्हें छोड़ा एक्सीडेंट उसके बाद हुआ हो और न्यूज़ रिपोर्टिंग में शायद जगह को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। हम लोग पूरी रात बेचैन जरूर रहे। अगले दिन सुबह जब हम वापस शिमला जाने की ओर निकले तो हमें बस भी मिली। हालांकि बीच बीच में कुछ जगह पर रुकावट का सामना करना पड़ा। कुछ जगह अभी भी पीडब्ल्यूडी के लोग सड़क को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच हम उस जगह से भी गुजरे जहां पर हमने उन लोगों की मदद की, उन लोगों को छोड़ा। एक मन तो ये हुआ कि बस से उतर उस जगह पर छानबीन की जाए कि कौन सी गाड़ी है। फिर लगा कि छोड़िए, इन सब बातों का क्या मतलब है। अब जो हुआ हुआ, इस बात को भुला देना ही अच्छा है। वापस हम लोग अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। इस बात को गुजरे 1 साल हो गया। 1992 या 1993 में हम लोग एक बार दिल्ली आए और उसका इत्तेफाक ये रहा कि उस दौरान हम बैडमिंटन खेला करते थे और स्टेट और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करते थे।
शिमला में बैडमिंटन रैकेट्स को रिपेयर करने की कोई बहुत बढ़िया दुकान नहीं थी। तो ऐसे में अक्सर हम प्लेयर लोग इकट्ठा हो बाकी लोगों के भी रैकेट्स इकट्ठा कर दिल्ली आया करते थे। और आदर्श स्पोर्ट्स करके करोल बाग में एक दुकान होती थी जहां पर हम आके बैडमिंटन के रैकेट्स की गट्स करवाया करते थे। और अगर हमें रैकेट्स या शटल चाहिए होती थी तो उसके लिए भी दिल्ली आना होता था। अगली बार हम दोस्त लोग जब दिल्ली आए तो दिल्ली आकर अनूप से मैंने किसी बात को लेकर फोन किया। तो उसने मुझसे कहा कि भाई तुम दिल्ली में हो, अगर पीतमपुरा का इलाका तुम्हारे पास है तो क्यों ना उस बात की छानबीन करो कि वो मरने वाला क्या वही परिवार था। एक बार को तो मुझे लगा कि देखिए साहब, इस छानबीन का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर वो परिवार है ही नहीं तो फिर किससे मिला जाए और पता लगे सच में वही परिवार था तो फिर रातों की नींद और हराम होगी। पर फिर लगा कि देखिए, जिज्ञासा का अगर अंत करना है तो फिर यह जानना जरूरी है कि वो परिवार कौन था और उस परिवार के साथ क्या हुआ। तो मेरे साथ जो बाकी दोस्त आए थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बार पीतमपुरा चलते हैं और एक वर्मा केमिस्ट या वर्मा फार्मेसी जो है उसका पता लगाया जाए। साहब, कुछ एक एड्रेस ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा याद रहते हैं, कुछ एक फोन नंबर भी ऐसे ही होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, और कुछ एक एड्रेस चाहे बहुत सिंपल भी हो आप उन्हें बार बार भूलते हैं। ना जाने क्यों वर्मा फार्मेसी और उसने जो एड्रेस बताया था वो अभी तक हमें याद था। अब उसमें कितनी सच्चाई थी ये तो वहां जाकर ही पता लगाया जा सकता था, पर वो हमें पूरी तरह से याद था। तो करोल बाग से हम लोग ऑटो ले निकले पीतमपुरा की ओर। गूगल मैप तब नहीं था। लोगों से पूछ पूछ कर हम उस ब्लॉक पर पहुंचे। उस ब्लॉक पर पहुंचने के बाद हमने उस फार्मेसी की दुकान को ढूंढना शुरू किया। कुछ समय के बाद दूर से हमें उस फार्मेसी या उस दुकान का बोर्ड दिखाई दिया। दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था कि अगर वो वहां पे नहीं मिले तो हम ये बात पूछेंगे कैसे। किसी से ये पूछना, और अगर ये ट्रेजेडी वाली बात हो तो बहुत ही मुश्किल काम है। हिम्मत कर मैं ऑटो से उतरा और धीमे कदमों से चलता हुआ उस दुकान की ओर गया। जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा तो सामने वही व्यक्ति खड़ा था। हमें देखते ही वह व्यक्ति जोर से मुस्कुराया और बड़ा गर्मजोशी के साथ मिला, और फिर दुकान पर बैठे अपने पिताजी से उसने कहा कि ये वो लोग थे या ये वो व्यक्ति था जिसने उस दिन हमें उस माहौल से बाहर निकाला। फिर चाय पकौड़े भी आए। मैंने उनसे ये तो नहीं कहा कि मेरा मकसद क्या रहा इस दुकान पे आने का, बट मैंने कहा कि मैं इसी इलाके में था और यकायक मुझे याद आया कि आपकी दुकान यही है, तो मुझे लगा चलिए जाकर मिला जाए। बहुत गर्मजोशी से मिलने के बाद, थोड़ी देर वहां समय बिताने के बाद मैं वापस निकला और ऑटो में बैठते ही सबसे पहले मैंने अनूप को फोन किया और कहा कि सब जिंदा थे भाई। तो जो मेहनत हमने उस दिन की वो मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों, ये था किस्सा वर्मा फार्मेसी। कैसे लगा आपको ये किस्सा? हमें बताएं, अपने किस्से भी भेजिए और यूं ही बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।